हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये बीपीएससी के, पीजीटी, एनवीएस के भी, DSSB इन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें आज हम लोग निर्वाचन पद्धति और उसके प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है, कह रहा है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं थॉमस हेयर। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को थॉमस हेयर ने अपनी रचना इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन में किया था, और इसका प्रतिपादन थॉमस हेयर ने ही अपनी बुक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में किया था। और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, यह पद्धति बहुदलीय व्यवस्था की सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, तो इनमें होती है सीमित मत योजना, संचय मत योजना तथा सीटों का आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है, तो जो सार्वभौमिक मत प्रणाली है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की मत पद्धति नहीं है। तो कौन कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली तथा सीमित मत प्रणाली, ये सभी अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली है यह सामान्य चुनाव प्रणाली है। यह प्रेजेंट टाइम में भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन आदि अनेक देशों में प्रचलित है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करते हैं, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। नेक्स्ट है हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है कि यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से संबंधित है। हेयर क्योंकि इसका प्रतिपादन किया गया था थॉमस हेयर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है, तो हो जाएगा संघात्मक सरकार। जो संघात्मक व्यवस्था होती है इसमें राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है, साथ ही यह विभिन्न राज्य समुदाय के द्वारा एक संघ की स्थापना भी करते हैं संघात्मक व्यवस्था में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे, तो ये हो जाएंगे JS मिल। तो JS मिल की बात करें तो इन्होंने हेयर प्रणाली या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया था, लेकिन ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी रहे हैं। JS मिल स्त्रियों के साथ ही सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहाँ पे है, USA में है। द्वितीय मतदान प्रणाली कहाँ पे है, फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है तथा अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसमें नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। इसीलिए क्या यह अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, जो व्यवस्थापिका है इसको अधिक जनप्रतिनिधित्व पूर्ण बनाने के लिए JS मिल ने किसकी स्तुति की थी, तो इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला के मताधिकार की तथा शिक्षित व्यक्तियों के बहुल मताधिकार की। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की तो इसका अर्थ क्या है कि धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है, तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी सिद्धांत। अल्पसंख्यकों के जो प्रतिनिधित्व है उनको सुनिश्चित करने की एक विधि कौन सी है, तो ये हो जाएगी सूची प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, तो ये हो जाएगी सार्वभौम मताधिकार प्रणाली। ये हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ये हो जाएगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट है, कौन से प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है, तो ये हो जाएगी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जो प्रतिनिधित्व है इसका रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के किस प्रतिरूप का समर्थन करता है, तो ये न्यासी प्रतिरूप का समर्थन करता है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है, तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित नहीं है। बाकी सूची प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा द्वितीय मतदान प्रणाली ये सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है, तो ये हो जाएगा आदिम मॉडल। बाकी प्रदत्त, प्रतिरूप तथा जनादेश ये सभी प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रिया विधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है यूएसए में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था थॉमस हेयर के द्वारा। किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया था कि जो बहुसंख्यक हैं एक मत प्रणाली जो कि पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है? तो ये कहा गया था ड्यूवर गर्स लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? क्या चुनाव क्षेत्र एकल और बहुसदस्य दोनों होते हैं? ऐसा नहीं है, केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल सही है। मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं? ऐसा भी नहीं है, दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। तो इसका सही है 2 और 4। नेक्स्ट है वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है संचयी मतदान व्यवस्था। नेक्स्ट है जो वोट देने का अधिकार है वो क्या है? वह एक राजनैतिक अधिकार है। नेक्स्ट है जो मत का अधिकार है यह नियम अधिकांश देशों के द्वारा अपनाया गया है। तो यह आयु पर आधारित है वोट देने का अधिकार। तो यदि जापान में बात करें तो वहाँ पे 25 वर्ष, जर्मनी में 20 ईयर्स, नॉर्वे में 23, ब्रिटेन, अमेरिका तथा रसिया में 18 और भारत में भी 18 वर्ष है की आयु है मत देने का। ठीक है, तो 61वें पहले भारत में 21 वर्ष की आयु थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में जो मत देने का अधिकार है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक रहे हैं? तो ये रहे हैं सिजविक। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वह वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कहा गया था गिल क्राइस्ट के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा लोकमत से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें कह रहा है कि जो दबाव समूह होते हैं इनके द्वारा कौन से तरीके को नहीं अपनाया जाता है? तो जो दबाव समूह होते हैं ये संगोष्ठी से रिलेटेड होता है। तो जो संगोष्ठी ये भी दबाव समूह के द्वारा अपनाया जाता है। प्रचार भी किया जाता है इनके द्वारा, लंबिंग मतलब कि पक्ष का जुटाव भी किया जाता है, लेकिन जो चुनाव लड़ना ये दबाव समूह नहीं करता है। तो जो दबाव समूह होता है ये प्रचार प्रसार करते हैं, आंकड़े प्रकाशित करते हैं, संगोष्ठी आयोजित करते हैं, लाभ बाइंगिंग करते हैं, रिश्वत बेईमानी तथा अन्य उपाय से रिलेटेड है, तथा संसद जो सदस्य होते हैं इनके मनोनयन में रुचि से रिलेटेड होते हैं और प्रदर्शन करते हैं दबाव समूह। भारत में जो स्वस्थ तथा सम्यक जनमत निर्माण है इसके मार्ग में निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ी बाधा है? तो जो निरक्षरता है यही सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है किस देश में जो दबाव समूह है सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो ये है यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है जो अज्ञात साम्राज्य होता है, तो अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो दबाव समूहों को हम अज्ञात साम्राज्य के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित होती है? तो सिर्फ उसके अपने सदस्यों के कल्याण तक सीमित होती है दबाव समूह की भूमिका। कौन एक मॉरिस डुवर्जर के द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व तो नहीं है? तो जो श्रमिक है यह मॉरिस के द्वारा राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ला पालोमरा तथा मायरन वीनर के वर्गीकरण के अनुसार जो प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होती है उसको 4 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत बताना है? तो कौन कौन सी उनके 4 उपवर्ग हैं? आधिपत्यवादी वैचारिक दल पद्धतियाँ, उलटन वैचारिक दल पद्धतियाँ, उलटनीय फल मूलक दल पद्धतियाँ, लेकिन जो बहुलवादी वैचारिक दल पद्धतियाँ हैं ये पालोम्बरा के दलीय व्यवस्था के उपवर्गों में नहीं शामिल है। 4 कौन कौन सी हम लोगों ने देखा? आधिपत्य वैचारिक दल पद्धतियाँ, आधिपत्य फल मूलक दल पद्धतियाँ, उलटनीय वैचारिक दल पद्धतियाँ तथा उलटनीय फल मूलक दल पद्धतियाँ। नेक्स्ट है द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल हित समूह है ये, और ये निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये संबंधित है यूएसए का। नेक्स्ट है उपद्रव और प्रदर्शन, यह किसके उदाहरण है? तो ये सभी अप्रतिमान मतलब कि चमत्कारिक हित समूह के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक जो देश है वह बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। जो ब्रिटेन है और अमेरिका है यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है ना कि बहुदलीय, और जो चाइना है वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, और भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो पब्लिक ओपिनियन है यह बुक के राइटर कौन है? तो ये है वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट है किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांस में। विपक्ष का नेक्स्ट है कथन दिया है कि जो विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? तो यह है टायरनी का। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया था कि जो बहुमत है इसकी राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो मतलब कि निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये कहा गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड कह रहा है कि चाइना का पीएम एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, ये भी नहीं है। जो फ्रांस का पीएम है वही एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि फ्रांस में संसदात्मक के साथ ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रित रूप भी है। फ्रांस में जो कार्यपालिका है यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हटाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो ब्रिटेन है इसकी दल प्रणाली को दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल दो दल ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए ब्रिटेन की जो प्रणाली है दो दलीय है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कॉन्वेंशन, कॉकस तथा प्राइमरी, इनका संबंध किससे है? तो ये सभी अमेरिकी दलों के चुनावों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जनमत संग्रह का एक अभिकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे राजनीतिक दल अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक दल है इनका लक्ष्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, ड्रोजर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? तो उनमें गणतंत्र नहीं शामिल है, गुट तंत्र नहीं शामिल है, कोशिका दल, गुट की बैठक होना, नागरिक सेना, ये सभी शामिल है, लेकिन गुट तंत्र नहीं शामिल। नेक्स्ट 1996 से लेकर 1990 तक निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? हो जाएगी असम गण परिषद। कौन सी एक राजनीतिक दल की विशेषताएं नहीं है? संगठन भी राजनीतिक दल में क्या संगठन होता है, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वैचारिक एकता होती है, लेकिन जो अवैधानिक साधन है इनका प्रयोग नहीं करते राजनीतिक दल, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि जो राजनीतिक दल है ये लोगों का एक समूह है जो कि ऐसे सिद्धांत पर सहमत होते हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सकती है। तो ये कहा गया था एडमंड बर्क के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र में जो राजनीतिक दल हैं इनके निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? तो ये लोकमत का निर्माण करते हैं, सरकार का गठन भी करते हैं, राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं, लेकिन ये प्रेस को नियंत्रित नहीं करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साम्यवादी पार्टी से। नेक्स्ट है, उपद्रव और प्रदर्शन, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी अप्रतिमान हित समूह के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, जो राजनीतिक दल है वो किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये सभी आम चुनाव के टाइम पे सक्रिय होते हैं। जो दलीय पद्धति होती है इनके दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो आचार संहिता के द्वारा दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको लूट पद्धति मतलब कि स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं? तो ये हो जाएगी संरक्षक नौकरशाही को। नेक्स्ट है, जो दबाव समूह है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो यह अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना, यही मेन उद्देश्य है दबाव समूहों का। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किसने किया है? तो ये क्या है? हरमन फाइनर ने। तो जो हरमन फाइनर है ये राजनीतिक दलों को कहते हैं कि ये राज सत्ता के पीछे की शक्तियां हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो राजनीतिक दल है इनका उद्देश्य शासन शक्ति पर कब्जा करना होता है, इसीलिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और साथ में जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तबाह समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये दी गई है फाइनर के द्वारा। ये क्वेश्चन लगभग 100 बार पूछा गया है हर एग्जाम में, चाहे यूपी हो चाहे यूके हो, सब जगह ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, जो दबाव समूह होते हैं उसने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन है फाइनर से। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दबाव समूहों को। राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था सर टोरी के द्वारा। राजनीतिक दल जो होते हैं इनके सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस ड्वर्जर के द्वारा दिया गया था? तो यह जाएगा संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्णन किया गया था मॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो दबाव समूह होते हैं क्या इनका निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ दबाव समूह स्थायी भी होते हैं, साथ में कुछ अस्थायी भी होते हैं, कुछ स्थायी भी होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है कि कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं और कुछ स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, जो राजनीतिक दल है उनके दोषों के संबंध में गलत बताना है। तो क्या राजनीतिक दलों के दोष नहीं है? राजनीतिक दल ये राजनीतिक पक्षपात को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये एक शक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हनन करते हैं। क्या राजनीतिक दल शक्ति की पृथक्करण की कठोरता को तोड़ते हैं? क्या ये राजनीतिक दलों का दोष है? नहीं, ऐसा ये राजनीतिक दलों का दोष नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन से दबाव समूह को कार्य नहीं है? तो ये सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते दबाव समूह, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है। जो दबाव समूह होते हैं ये अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देते हैं, साथ ही जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट है, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? तो ये कहा गया है लावेल के द्वारा। लावेल की बुक याद रखिएगा, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो कि एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? तो जो प्रत्येक दल होते हैं ये अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचारिकी पर आधारित होते हैं, यही जो राजनीतिक दल होते हैं इनको दबाव समूह से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, जो राजनीतिक दल है इसकी परिभाषा सबसे पहले दी गई थी किसके द्वारा? तो ये दी गई थी एडमंड बर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ये है चाइना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों की तकनीकी कौन सी नहीं है? तो एक विचारधारा का प्रसार करना, ये दबाव समूहों की तकनीक से रिलेटेड नहीं है, ये लॉबिंग करते हैं, हड़ताल करते हैं, घेराव करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकोष्ठ संपर्क, मतलब कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है दबाव समूहों के द्वारा। तो एक क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। जो दबाव समूह है इसकी सबसे पहली व्याख्या आर्थर एफ बेंटले के द्वारा इनकी बुक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में की जाती है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों के बारे में कौन सा सही है? जो राजनीतिक दल होते हैं ये राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण तथा स्थिरीकरण करते हैं, साथ ही ये दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं और दल विचारों के दलाल का भी काम करते हैं। लेकिन जो दल होते हैं ये सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका सही होगा ओनली 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में नहीं शामिल है? तो इसमें हो जाएगा संरचनात्मक समूह। तो कौन शामिल है? तो संस्थात्मक समूह शामिल है, अप्रतिमानी समूह शामिल है तथा समुदायात्मक समूह शामिल है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आर्थर बेंटले। जो आर्थर बेंटले थे इन्होंने अपनी बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल में राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार दिया है कि जनमत के निर्माण में सबसे सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो ये कहा गया था वॉल्टर लिपमैन के द्वारा। किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो ये क्या है? सैमुअल जे एलस वेल्ड ने। नेक्स्ट है, किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी में विभाजित किया है? तो ये हो जाएंगे ला पैलोम्बरा तथा मायरन वीनर। नेक्स्ट है, किसने आभासी या फिर कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करी है? तो ये हो जाएंगे जॉन ब्लांडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक बुक के लेखक है? तो ये हैं डुअर्जर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो ये लोकमत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह ऐसा है जो कि हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा प्रदर्शनात्मक समूह, दबाव समूह। नेक्स्ट है, आलमंड तथा पावेल के द्वारा दिए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में क्या नहीं शामिल है? तो संवैधानिक दबाव समूह, यही आलमंड तथा पावेल के द्वारा जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया है ये संवैधानिक दबाव नहीं शामिल। तो संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह तथा असमुदायात्मक दबाव समूह ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन संवैधानिक दबाव समूह नहीं शामिल। किसके द्वारा कहा गया कि जो दलीय प्रणाली है वो किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो ये कहा गया था गिल क्राइस्ट के द्वारा। जो दबाव समूह है इसका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे AF बेंटले। कौन सा जो हित है वो प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो ये हो जाएगा परिवर्तनीय हित। नेक्स्ट है, पब्लिक ओपिनियन, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट है, जो अमेरिका है, अमेरिका में दबाव समूह के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो लॉबी प्रचार ये प्रयोग में लाई जाती है अमेरिका में। किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? ये क्या? फाइनर ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन सा आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में नहीं शामिल है? तो ये प्रजातीय संरचना नहीं शामिल है। तो कौन कौन सी हैं? 4 श्रेणियां हैं। आमंड ने दबाव समूह के 4 श्रेणियां दी हैं, संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनात्मक। जो आधुनिक दलीय व्यवस्था है इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था USA में। निम्नलिखित में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो परिवार तथा प्राथमिक समूह भी शामिल है, शिक्षण संस्थाएं भी हैं, संचार के साधन भी हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा किसने की है? तो ये की है आमंड तथा वर्बा ने। जो राजनीतिक दल है ये देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, ये कहा गया था हेराल्ड लास्की के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन बाधा उत्पन्न करती है? तो जो नागरिक की उदासीनता यही स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।